नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुदेव क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम यहाँ केवल इतना ही पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तार से हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर इस चैप्टर में हम वास्तविक संख्याओं के केवल 2 गुणों का अध्ययन करेंगे और वो है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब यहाँ पर 2 शब्दावलियों का यूज होगा, एल्गोरिथम और प्रमेय का। तो सबसे पहले इन शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होगा आपका? एल्गोरिथम होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। तो इसको समझेंगे। देखिए एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि एल्गोरिथम समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे कि हम जानते हैं कि आरोही अवरोही क्रम हम जानते ही हैं। तो देखिए आरोही क्रम लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें कोई संख्याएं दे रखी हैं और उन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में सेट करना है। तो आरोही क्रम में हमें उनको सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखेंगे और अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो हमने इसमें देखिए सबसे पहले अगर इसको चरणबद्ध तरीके से लिखें तो सबसे पहले चरण में हमने क्या लिखा? सबसे छोटी संख्या को। दूसरे चरण में क्या लिखा? दूसरी संख्या को। तीसरे चरण में क्या लिखा? तीसरी संख्या को। और चौथे चरण में क्या लिखा? चौथी संख्या को और उससे बड़ी संख्या को। ठीक है। और सबसे अंतिम चरण में हमने सबसे बड़ी संख्या को लिखा, क्योंकि आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या को, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को और अंत में सबसे बड़ी संख्या को। और इसी को हम चरणबद्ध तरीके से लिख दें कि चरण 1 में हमने क्या किया, चरण 2 में हमने क्या किया, चरण 3 में हमने क्या किया और चरण अंतिम चरण में हमने क्या किया। इस प्रकार से तो चरणों की जो श्रृंखला बनेगी, तो जब भी हमें आरोही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करना होगा तो इस सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं कि चरण 1 में हमें क्या करना है, चरण 2 में हमें क्या करना है, चरण 3 में हमें क्या करना है। तो इस प्रकार चरणों की एक व्यवस्थित श्रृंखला जो हमें प्राप्त होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को यानी आरोही क्रम के लिए हम बना रहे हैं, तो आरोही क्रम की समस्या को हम इस प्रकार की श्रृंखला से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यही है अपना एल्गोरिथम। ये जो विधि बनती है इस श्रृंखला को, चरणों की श्रृंखला को बनाने के बाद ये जो विधि बनती है इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। और प्रमेय का क्या होती है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य किसी कथन या समस्या को सिद्ध करने या हल करने में प्रयुक्त होता है। अब इसको हम पहले से ही सिद्ध कर लेते हैं या सिद्ध किया हुआ होता है और सिद्ध कर भी सकते हैं। इसकी सहायता से या तो हम अन्य समस्याओं को हल करते हैं या किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए हल करते हैं, उपयोग इसका करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखिए पढ़ेंगे सबसे पहले गुण के बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? देखिए ये हमारा यूक्लिड ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिया था, तो उस प्रमेय का से ही आया है एल्गोरिथम। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। जो चीज हम जानते हैं यानी भाग देना हम जानते हैं, उसी भाग देने से निकल के आई है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए क्या होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, हम अपने पुराने नियम से ही जानेंगे, यानी जो भाग देना जानते हैं उसी से जानेंगे। तो देखिए भाग जब हम देते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि भाग में एक तो भाज्य होता है और हमारा भाजक होता है, और भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक वो होता है जिससे भाग देते हैं। और भाजक से भाग देने के बाद भाज्य में भागफल हमें प्राप्त होता है। क्या होता है? भागफल प्राप्त होता है। और भागफल के बाद अगर भाग नहीं जाए तो शेषफल प्राप्त होता है। और भागफल देने के बाद यानी भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद शेषफल प्राप्त होता ही है, चाहे वो कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा। इसमें संबंध होता है।
अब इसी वाले संबंध को अगर हम संकेतों के रूप में लिखें जो हमने माने हैं तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू, यानी b का गुणा q में प्लस के r, ये होगा। इसको अगर हम और व्यवस्थित करके लिखें तो a बराबर बी क्यू प्लस r हो जाएगा। ये संबंध हमारा यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, भाग देने वाली प्रक्रिया से हम चेक करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हम भाग देते हैं 2 का और भाग देंगे मान लीजिए 12 में, और 2 का हमने भाग दिया, 2 छिक्के 12 और शेषफल आया 0। दूसरी कोई संख्या हमने ली और इसका हमने भाग दिया, मान लीजिए 4 का या 5 का भाग देते हैं, और 5 का भाग देते हैं हम 26 में। तो 5 पंजे 25 और 25, 26 में से 25 गए तो 1 आया हमारा शेषफल। और तीसरा मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए 3 से भाग दे रहे हैं और 3 से भाग दिया हमने 29 में। तो यहाँ पे देखिए 3 नाम 27 और यहाँ हमारा शेषफल आया 2। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। देखिए 2 में हम भाग दे रहे थे 5 से, और 5 से हमने भाग दिया था 26 में। तो 5 पंजे 25 और शेषफल आया 1। तीसरे में हम दे रहे थे 3 से और भाग दिया हमने 29 में, और ये आया आपका 9 बार 27 और शेषफल आ गया 2। तो इन भागों का अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए पहले तो इनको सत्यापित करेंगे यहाँ से। देखिए सत्यापित करेंगे, यानी a बराबर क्या है, भाज्य, और भाज्य कितना है 12, तो ये हो गया 12। b बराबर भाजक है और भाजक कितना है 2, और भागफल q है और q बराबर कितना है 6, और 6 प्लस शेषफल कितना है 0। तो देखिए 12 और 2 गुणा 6, 12 प्लस 0 12, सत्यापित हो गया। अब इधर इसको सत्यापित करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमारा भाज्य कितना है 26, और भाजक है अपना 5, और इसका भागफल भी 5 है, और शेषफल है इसका 1। तो देखिए 26 है यहाँ पर, तो 5 पंज 25 और 25 और 1 26, दोनों बराबर हैं, सत्यापित हुआ। अब ऐसे ही यहाँ पर लेंगे, देखिए 29 है और यहाँ पर 29 बराबर है आपके 3 से भाग हम दे रहे हैं, 9 बार गया और शेषफल है यहाँ पर 2। तो देखिए 29 है, 3 नाम 27 और 2 29। अब इसका अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इन संकेतों के आधार पर, देखिए कैसे कि यहाँ हमारा देखिए भाजक b है, क्या है b। तो इन सब में हम देखेंगे भाजक हमारा b है, शेषफल हमारा ये r है, क्या है r। तो इन दोनों में अगर यहाँ पर देखिए संबंध निकालें, देखिए भाजक b है, शेषफल r है, तो b बराबर 2 है, r बराबर 0 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा हमारा भाजक है। ठीक है, अब इसमें संबंध निकालेंगे b और r में। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ भाजक हमारा 5 है और शेषफल 1 है, तो बड़ा कौन है, यहाँ भी b बड़ा है। अब इसमें संबंध निकालें अगर b और r में, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि r b ही बड़ा है r से। देखिए अपना 3 है भाजक और शेषफल 2 है, तो फिर यहाँ भी b हमारा r से बड़ा है। अब एक चीज और देखेंगे, देखिए r बराबर यहाँ कम से कम तो 0 आया है, यहाँ 1 आया है, यहाँ 2 आया है। अब अगर इन तीनों का हम ऑब्जर्वेशन करें, निरीक्षण करें, तो हम पाते हैं कि प्रत्येक कंडीशन में b हमारा r से बड़ा है। हर कंडीशन में जब भी हम भाग देंगे और भाग देने के बाद जो शेषफल हमें प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा, और भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। ये आ गया, तीनों से निष्कर्ष निकलने के बाद ये आया यहाँ पे। अब एक और देखेंगे कि शेषफल कभी तो 0 आता है, कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। और ये हम ध्यान रखेंगे भागफल में, यानी जब हम भाग देंगे तो शेषफल माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ऋणात्मक कभी नहीं होगा, शेषफल हमेशा धनात्मक ही होगा, और 0 से स्टार्ट होगा। तो देखिए 0 1 2 3 आगे तक कितना भी आ सकता है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो शेषफल हमारा होगा 0 से बड़ा है, शेषफल भी 0 से बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 आए वो बड़ा, लेकिन ये बराबर भी तो है, और बड़ा है और 0 के बराबर भी है। ये वाली कंडीशन निकल के आई। और ये कंडीशन किसके ऊपर है? इस भागफल के ऊपर। तो इसके ऊपर है, इस भाजक के, यानी इस संबंध के ऊपर। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में ये जो संबंध है, इसी के ऊपर ये वाली कंडीशन निकल के आई है। तो इसको यहां लिख देंगे a प्लस बी, वो सॉरी a बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये हो जाएगा यहां पे। तो ये जो संबंध हमें प्राप्त हुआ है ना, इसी को कथन के रूप में यूक्लिड ने लिखा है, और इसको यूक्लिड ने लिखा है इसलिए इसका नाम हो गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए, आप इसको भाग देना आप पहले से ही जानते थे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक लंबी विभाजन प्रक्रिया ही है, यानी भाग देने की ही एक विधि है। बस इसको यूक्लिड ने कथन के रूप में लिख के इसको सिद्ध कर दिया है, और सिद्ध करके इसको बना दिया है उसने प्रमेय का। और यूक्लिड ने इसको बनाया है, सर्वप्रथम ये काम यूक्लिड ने किया था, इसलिए उसके नाम पर इसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम जहां भी यूज करेंगे तो उसकी एक चरणों की एक श्रृंखला बनेगी उस क्रियाविधि की। तो जब उसकी क्रियाविधि की एक चरणों की श्रृंखला बनेगी तो उसी को कहेंगे एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यहां पर हमें जो एल्गोरिथम प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हम देखेंगे यहां पे, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम निकालेंगे यहां पर सवाल हल करेंगे। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1 है, उसको हम हल करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कैसे करेंगे? तो यहां पर जब हम हल निकालेंगे इसका, तो हल क्या होगा, देखिए यहां तो देखिए सबसे पहले होगा चरण 1। क्या होगा? चरण 1 हमने क्या बताया था? एल्गोरिथम होगी सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। तो चरण 1 क्या होगा? सबसे पहले जो संख्याएं यहां पर दी हुई हैं उनकी हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम यहां पर देखते हैं कि संख्या 12,576 बड़ी है और 4,052 छोटी है। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब करना क्या है? जब तुलना कर लेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से होता क्या है कि भाजक से हमें भाग देना है भाज्य में, और भाजक हमारा छोटा होगा, भाज्य हमारा बड़ा। ठीक है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा यहां भाग देंगे। तो देखिए पहला चरण हमारा स्टार्ट हो गया यहां से। तो 12,576 में जब हमने भाग दिया 4,052 का, ठीक है, तो लगभग ये आपका 3 बार गया और यहाँ पर 420 शेष बचे। पहला चरण समाप्त। अब देखिए दूसरा चरण जब यहाँ पर आएगा, और दूसरे चरण में हम करेंगे इसका ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। हम देखेंगे जो हमने भाग दिया है क्या शेषफल 0 प्राप्त हुआ? नहीं हुआ, यानी 420 हमारा शेषफल है और 0 के बराबर नहीं है।
जब शेषफल हमारा शून्य के बराबर नहीं है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से पुनः क्या करना है, देखिए यहाँ पे कि जिससे हमने भाग दिया था अब भाग देना है उसमें, यानी 4052 में, और जो शेषफल आया है उसका भाग देना है। तो देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग यहाँ 9 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 272। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि 420 का हमने गुणा किया 9 में और शेषफल बचा यहाँ पर 272। तो चरण 3 जब हमारा आएगा, इसको आप वीडियो को पॉज करके ही नोट कर लेना। तो अब आएगा चरण 3, क्योंकि इसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो चरण 3 में जब इसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखिए चरण 3 ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पाएंगे कि शेषफल हमारा 272 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो क्या लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ये आप लाइन यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, ये हुआ। अब यहां पर देखिए, देखेंगे जिसका भाग दिया था अब उसमें भाग देंगे, 420 का दिया था और जो शेषफल है उससे भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, एक बार जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 148 शेष बचेगा। अब फिर से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ समाप्त हो जाती है, इसलिए तो चरण 4 आया और चरण 4 में हमने इसका ऑब्जर्वेशन किया तो देखेंगे 148 0 के बराबर नहीं है। जब 148 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर 275 से भाग दिया था, यानी जिससे भाग दिया था अब उसमें भाग देंगे और शेषफल का भाग देंगे तो 148 और 200, ये एक बार जाएगा और यहाँ शेष बचेगा 124। अब इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे चरण 5 में, तो देखिए चरण 5 क्या है आपका, 124 नहीं है साहब, 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये है। अब यहां देखिए जिससे भाग दिया था उससे भाग, उसमें भाग देना है और शेषफल का देंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ 24 बचेगा और पुनः ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपना चरण 6 आएगा यहाँ पे। तो चरण 6 का जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखेंगे ये भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से और यहाँ आप लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि 24 हमारा 0 के बराबर नहीं है तो जिससे भाग दिया था उसका भाग देंगे और 24 का देंगे तो 5 बार और यहाँ पर 4 शेष बचेगा आपका, क्या बचेगा, 4। अब इस वाले चरण का ऑब्जर्वेशन करेंगे
चरण 7। तो ऑब्जर्वेशन करने पे हमने देखा कि 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये आप लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जब नहीं है तो क्या होगा, यहाँ ये होगा आपका 124, यानी किससे 24 से भाग दिया था, तो अब 24 में भाग देंगे शेषफल का, तो 4 गुणा 6 प्लस 0। अब हमने यहाँ देखा कि शेषफल क्या है, 0। तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः प्रक्रिया समाप्त हुई, ठीक है। शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः प्रक्रिया समाप्त हुई। समाप्त हुई। तो जिस संख्या से भाग देने के बाद अंतिम चरण में शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, हम उसी को मानेंगे HCF। क्या होता है HCF, यहाँ पर देखिए 4 होगा, क्योंकि 4 से हमने भाग दिया 24 में, तभी आया है 0 शेषफल, तो HCF कितना हो गया, 4 हो गया। यही हमारा उत्तर है। बताइए क्यों क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए करते हैं इसको हल। तो देखिए सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि माना A व B दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। और A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां B बराबर 2 है, वहां आप हमेशा ऐसे सवालों में ध्यान रखेंगे कि Q के साथ जो जुड़ा होगा उसको हम B बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, B बराबर मान लेंगे। और यहां पर B बराबर 2 आ गया, क्या आ गया, 2। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, A बराबर BQ प्लस R ये होती है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन होती है, B बड़ा है R से, लेकिन R बड़ा है 0 से, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। तो यहां हम देखेंगे कि R हमारा शेषफल होता है यहाँ, और B हमारा भाजक होता है। तो देखिए B बराबर 2 दे रखा है, लेकिन ये कह रहा है कि B हमेशा R से बड़ा है, B हमेशा R से बड़ा है। तो बताइए B बराबर 2 है तो R 2 से छोटा होना चाहिए। जब R 2 से छोटा होगा तो कितना होगा, 2 से छोटा तो 1 होता है, 0 होता है। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, या कभी भी शेषफल माइनस का नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, ना ही भागफल ऋणात्मक होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब B बराबर 2 है, क्या है, जब B बराबर 2 है तब R बराबर क्या होना चाहिए। देखिए एक तो 0 हो सकता है कि 1 हो सकता है, क्योंकि 2 से छोटे तो यही दो धनात्मक पूर्णांक है, 0 और 1, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए जब 0 बराबर होगा, एट R बराबर 0, ठीक है, जब R बराबर 0 होगा तो यहाँ पर क्या आ सकता है, U बराबर, देखिए B की बराबर तो B बराबर 2 है, तो यहाँ A बराबर 2Q
प्लस आर, और आर की बराबर क्या है 0। इसको जब आगे लिखेंगे तो ए बराबर क्या होगा 2q हो जाएगा। 0 रखने पे क्या आया 2q आया। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो समझिए 2q तो आ गया। आगे समझना आपको क्या है, देखिए ये रफली काम हम समझेंगे यहाँ पे कि देखिए q इसने कहा है कि q यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक तो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है 0 से ऊपर, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ हम मान के चलें, देखिए a बराबर क्या है 2q है, और q बराबर धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ होंगे। तो देखिए अगर हम a बराबर यानी q बराबर 1 रखें तो 2 आ गया, ठीक है, और q बराबर 2 रखें तो 4 आ गया, और q बराबर 3 रखें तो 6 आ गया। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है कि अगर इस वाली फॉर्म में कोई भी संख्या लिखी हुई होगी अपने पास, और q की धनात्मक वैल्यू जब भी हम रखेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी हर एक स्थिति में। तो बताइए 2q हमारा सम धनात्मक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप q के बराबर कुछ भी रखिए धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। अब इसका एक पार्ट और बचा है। अब देखिए r बराबर 0 रख दिया, अब r का एक मान और बचा है, r बराबर 1, ये और रख के देख लेते हैं। तो रखेंगे r बराबर 1 तो क्या निकल के आया, देखिए 2q प्लस 1, ठीक है। अब यहां आप एक चीज समझेंगे कि 2q हमारा क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, और देखिए 1 जुड़ा हुआ है इसमें। तो सम धनात्मक पूर्णांक हमें बताया तो है नहीं 2 है कि 4 है कि 6, तो सम धनात्मक पूर्णांक कोई सा भी हो सकता है। तो कोई सा भी लेके अगर देखें तो रफली काम देखेंगे, देखिए अगर 2 धनात्मक पूर्णांक लें सम का तो 3 आ गया 1 जोड़ने पे, अगर 4 हम लें तो 5 आ गया 1 जोड़ने पे, और 6 हम लें तो 7 आ गया 1 जोड़ने पे, और 8 हम लें तो 1 जोड़ने पे आ गया 9। तो यहां हम देखिए निरीक्षण करने पर पाते हैं कि जब 2 में यानी सम धनात्मक पूर्णांक में जब भी 1 जोड़ा जाएगा तो विषम संख्या प्राप्त होगी। सम धनात्मक पूर्णांक में जब भी 1 जोड़ा जाएगा तो विषम संख्या प्राप्त होगी। किसी भी सम धनात्मक पूर्णांक में 1 हम जोड़ेंगे तो हमेशा विषम सम संख्या ही प्राप्त होगी, यानी किसी भी सम धनात्मक पूर्णांक में 1 जोड़ेंगे तो विषम धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा है कि 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है, तो 2q यहाँ पर एक सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर बताइए हमें कि इस सम धनात्मक पूर्णांक में 1 जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया यहीं सिद्ध। अब इसके बाद उदाहरण 3 आप खुद करके देखेंगे। एक्सरसाइज है अपनी 1.1 और सवाल नंबर है पहले का पहला 135 और 225। 135 और 225 का हमें HCF परिकलित करना है। तो वही
अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर रहे हैं तो आपको चरण 1 चरण 2 ये लिखना पड़ेगा, अन्यथा HCF निकालने के तो बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ बोला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हम ऐसे ही निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे चरण 1। और चरण 1 में आप जानते हैं करना क्या है, इन दोनों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। 135 में 225 बड़ा है 135 से, तो जो छोटा है उससे बड़ी संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, तो देखिए 225 में भाग देंगे 135 का तो कितनी बार जाएगा? 100 बार। 200 एक बार जाएगा, प्लस जब एक बार गया तो बताइए कितना? 5 5 0, और यहाँ पे कितना बचा? 90 90 बचा। क्या बचा? 90। अब वही चरण 2, और चरण 2 में आप जानते ही हैं क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं किसका? शेषफल का। तो शेषफल हमारा 0 के बराबर है ही नहीं, तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ये लिख लेंगे आप यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आपको पूरा लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो हमारा शेषफल जब जो शून्य प्राप्त नहीं हुआ, 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखिए 135 में फिर से भाग देंगे और शेषफल का देते हैं इस बार प्लस के 45, और हमारा चरण आ जाएगा 3। और चरण 3 में हम जानते हैं ऑब्जर्वेशन करना होता है हमें हर चरण में, तो ऑब्जर्वेशन जब इसमें हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे 45 हमारा 0 के बराबर है ही नहीं, तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ये आपको अवश्य लिखने हैं चरण। ठीक है, तभी तो आपकी एल्गोरिथम मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 90 में भाग देंगे 45 का और 2 बार जाएगा, शेषफल आया 0। तो अब देखेंगे यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो हमें तो शेषफल 0 तो चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से जब हम सॉल्व करते हैं शेषफल 0 आ जाए तो कौन होगा? HCF वो होगा जो शेषफल 0 लेके आया है। तो शेषफल 0 लेके आया है हमारा 45, और यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर 45। आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है इसी का पहले का। तो देखिए यहाँ पे 196 और 38,220, 196 और 38,220 ये दोनों संख्याएं हैं, इनका हमें HCF परिकलित करना है। तो लिखेंगे चरण 1, और चरण 1 में सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं, तुलना करते हैं बड़े छोटे की। बड़ा छोटा कौन है? 38,220 यहाँ पर बड़ा है, तो छोटे वाले से हमेशा भाग देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। और आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ देखिए 38,220 में 196 से जब भाग लगेगा तो ये 195 बार जाएगा और यहाँ शेषफल भी 0 है, ये आएगा 5 के 30 और ये ठीक है, इतने 195 बार ही जाएगा और शेषफल भी आपका 0 आएगा यहाँ पर। तो भैया हमें तो शेषफल 0 चाहिए था और शेषफल 0 कौन लेके आया है, 196 लेके आया है। तो HCF अपना क्या हुआ, HCF हो गया 196, खत्म। अब आइए सवाल नंबर तीसरा। तो तीसरा सवाल है आपका 867 व 255, 867 व 255 ये है सवाल। और चरण 1 में करेंगे हम तुलना, तो चरण 1 ये है यहाँ पर और करेंगे तुलना। तो कीजिए तुलना, जब हम करेंगे तो 867 में 867 बड़ा है 255 से। तो देखिए 255 का भाग दे देंगे, यानी छोटे वाले का बड़े में भाग देते हैं और यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। इसको आप पूरा लिखेंगे। तो 867 में जब भाग देंगे 255 का तो 2 चक 8, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 पंजे 15 और यहाँ पर शेषफल बचेगा आपका 102। कितना बचा, 102 बचेगा। प्लस के 102। अब देखिए इसमें हम चरण का ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसका पहले चरण का। तो चरण 2 में इसका ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो पाते हैं कि शेषफल 0 नहीं है भाई, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। और शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से पुनः। तो देखिए तो देखिए 255 में देंगे भाग 102 का। तो बताइए 102 का 2 बार देंगे हम तो 204 आएगा और शेषफल कितना बचेगा, 51। तो 2 बार देंगे यहाँ पर और शेषफल बचेगा 51, ठीक है। तो चरण 3 में आ जाइए। चरण 3 जब आएगा इसका तो ये हो जाएगा आपका 51 हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। और ये हो जाएगा 102 और 51 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, शेषफल 0। शेषफल 0 प्राप्त हुआ, यानी HCF हमें प्राप्त हो गया। और किसकी वजह से प्राप्त हुआ है, 51 की वजह से। तो यहाँ पर HCF हमारा जो होगा वो कितना होगा, 51 होगा। क्या होगा, 51, ठीक है। 1.1 के 3 सवाल आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें आपका एक सवाल, अभी 2-3 सवाल और बचे हैं, 4-5। तो चलिए अगले 2, 3, 4 और 5, 4 सवाल अगली वीडियो में करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।